नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काव्या क्लासेज में। हम बात कर रहे थे बैक्टीरियल सेल के बारे में। तो बैक्टीरियल सेल के बारे में अपन ने क्या जाना कि बैक्टीरियल सेल जो होती है उसके अंदर एक सेल एनवेलप होता है जिसके अंदर 3 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं? तो देखो, सबसे ऊपर की तरफ जो लेयर होती है उसको क्या नाम दिया था अपन ने? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद में सेल वॉल थी। अच्छा, इनके बारे में, दोनों के बारे में अपन जान चुके हैं। इसके अलावा जो तीसरी लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन तीनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? सेल एनवेलप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल एनवेलप कहते हैं। अब अपन ने ग्लाइकोकैलिक्स देखा था, सेल वॉल देख ली थी, अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो ये क्या होती है? ये फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर का क्या मतलब है कि यहां पर फोस्फेट और क्या है? लिपिड है। ठीक है, अब लिपिड की देखोगे आप तो 2 ब्रांच निकली हुई होती हैं और ये ब्रांच किसकी होती है? फैटी एसिड की ब्रांच होती है। फैटी एसिड की ब्रांच होती है। तो देखो किस तरह की संरचना होती है इस लिपिड बाइलेयर की। तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके की संरचना बनी हुई होती है। अच्छा, इस संरचना के अंदर देखो कि एक तो इसका हेड है। क्या है? एक तो इसका हेड है और एक हिस्सा है इसका टेल। ठीक, ये टेल वाला हिस्सा आप देखोगे तो दोनों टेल एक दूसरे की ओर करती हुई है, वहीं हेड वाला जो हिस्सा है वो बाहर की तरफ है। अब देखो बाहर की तरफ क्यों है? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये कैसा होता है? ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होने का क्या मतलब है? ये जल स्नेही हिस्सा है, इसको जल पसंद है। वही बात करें आप हेड को, कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। वही बात करें अपन टेल के बारे में तो टेल कैसी है इसकी टेल होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है? ये जल से दूर रहना चाहते हैं, जल के पास में नहीं आना चाहते हैं। वहीं सर की बात करें तो सर वाला हिस्सा कैसा होता है? सर वाला हिस्सा ऐसा होता है जो जल के संपर्क में रहना चाहता है। कुछ इसी तरह की संरचना बनी हुई होती है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखो कुछ इस तरीके से ये फोस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है वो उपस्थित होती है। उसके अलावा यहां पर क्या उपस्थित होता है? उसके अलावा यहां पर प्रोटीन्स उपस्थित होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रोटीन। और ये क्या है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो जब भी आप बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, इसके अंदर प्रोटीन्स होती है। और फोस्फोलिपिड बाइलेयर्स क्या है? फॉस्फेट और लिपिड है। लिपिड की यहां पे 2 ब्रांच होती है जो फैटी एसिड की बनी हुई होती है। ये वाली जो दोनों ब्रांच है ये फैटी एसिड की बनी हुई ब्रांच है। और ये जो सर वाला हिस्सा है ये कैसा होता है? जल से नहीं होता है। वही पूंछ वाला हिस्सा है वो जल विरागी हिस्सा होता है। ये साधारण तौर पे सभी जीवों में ऐसी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब इसके अंदर कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। जब अपन यूकेरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अभी अपन बैक्टीरियल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो साधारण इसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है। इसके अलावा इस सेल मेम्ब्रेन को जो है दृढ़ता प्रदान करने के लिए यहां पे अलग से लिपिड्स और पाए जाते हैं जिन्हें स्टेरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरोल बोलते हैं। जिसके अंदर अगर अपन ह्यूमन सेल्स की बात करें या कशेरुकियों की बात करें तो मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल आता है, लेकिन यहां पर कोलेस्ट्रॉल की जगह एक हेपेनोइड नाम की संरचना बनती है जो इसको
कठोरता या दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। वहीं बात करें तो आपकी इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स निकलती है, पेरिफेरल प्रोटीन्स निकलती है, जो कि पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य करती है। तो इस तरीके से ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है बैक्टीरियल सेल की। देखो इसके कार्य क्या क्या होते हैं। एक तो जो आपका कोशिका द्रव्य है उसको सुरक्षा प्रदान करती है, साथ में जो न्यूट्रिएंट का काम है, न्यूट्रिएंट को अंदर लाना, वेस्ट को बाहर निकालना, ये भी कौन कर रहा है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कर रही है। अब यहां बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होता है कि कोशिका के अंदर कोई विशेष संरचना ही नहीं बनी हुई होती है। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रियन नहीं है, केंद्रक नहीं है, केंद्रक तो है लेकिन उसकी आवरण उपस्थित नहीं है, वही अंतःपरद्रव्यी जालिकाएं नहीं होती हैं, गोल्जिकाएं नहीं होता है। तो इनके कार्य किसी ना किसी को करने होते हैं। तो वो कार्य कौन करता है? बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरियल सेल की, ठीक है, ये एक सेल मेम्ब्रेन हो गई है बैक्टीरियल सेल की। तो देखो इसमें आपने देखा होगा कई जगह पे कुछ इस तरीके के उभार दिखाई देते हैं। सेल मेम्ब्रेन कोशिका द्रव्य की ओर, अंदर की ओर कुछ इस तरीके से व्यवस्थित हो जाती है, अंतर्वलित हो जाती है, जिससे इस तरह की संरचनाएं बनती है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं, ठीक है। वहीं इसके अलावा एक और संरचना देखी थी अपन ने कि कैप्सूल के बाहर की ओर कुछ इस तरीके की संरचनाएं बनी हुई होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पिलाइज बोलते हैं, ठीक। ये संरचनाएं भी कहां से निकलती हैं? आपकी बैक्टीरियल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी से इस तरह की संरचनाएं निकली हुई होती हैं। और इनके अलावा एक और बात करें तो आपने देखा होगा कि एक फ्लैजिला निकलती है यहां पर बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। क्या निकलती है? फ्लैजिला निकलती है। तो अब अपन देखेंगे कि ये जो तीन चीजें सेल मेम्ब्रेन से निकल रही हैं, ये क्या कार्य करती हैं, कैसे बनती हैं, इनके बारे में अब अपन जानेंगे। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसका जो मॉडल है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तो एक संरचना तो मुख्य क्या होती है? मीजोजोम होती है। मीजोजोम है, इनकी डिस्कवरी की थी बी चैपमैन और जे हिलर ने 1953 के अंदर। वहीं इनका नाम दिया था एफ जेम्स ने 1960 के अंदर, ठीक है। मीजोजोम फिर से बता दूं कि अंतर्वलित होने से बनती है, इनफोल्डिंग से बनती है। किसके इनफोल्डिंग से? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से क्या बनता है? मीजोजोम का निर्माण होता है। मीजोजोम की संरचना तीन तरह की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? लेमिला टाइप की हो सकती है, वेसिकल हो सकती है और ट्यूबुलर हो सकती है। किसी भी तरह की संरचना हो, इसके कुछ विशेष कार्य होते हैं। देखो ये अंदर से कुछ इस तरीके की खोखली संरचना बनी हुई होती है। अब इसकी संरचना अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसके कार्य क्या होते हैं? वही कार्य होते हैं जो एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर वो ऑर्गन्स करते हैं जो इस कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर उपस्थित नहीं है। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन है, श्वसन है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी क्रियाएं यहां पर कोई अलग अंग उपस्थित नहीं है, इसलिए इस तरह की संरचनाएं बन रही है और इन्हीं के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। तो इसके मेन फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं वो अपन देखते हैं। तो इसके मेन फंक्शंस क्या क्या होंगे? एक तो देखो आपका जो डीएनए है, डीएनए को रेप्लिकेट होना होता है जब भी डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहां पे हो रहा होता है? मीजोजोम के अंदर होता है। अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है, डॉटर सेल्स बनती हैं, तब डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? यही मीजोजोम करते हैं। साथ में बात करें तो जो डीएनए है, इसके अलावा आपका रेस्पिरेशन किसके द्वारा किया जाता है? इन्हीं मीजोजोम के अंदर संपन्न होता है। अच्छा, साथ ही के अंदर ये साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। इसके अलावा ये पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ा देता है किसी भी क्रिया के लिए। आप देखोगे तो एंजाइम्स जो होते हैं उनको किसी पृष्ठ की आवश्यकता होती है अपना कार्य संपन्न करने के लिए। तो वहां पे ये सरफेस एरिया कौन बढ़ा रहा होता है?
इन्हीं के द्वारा सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है। कैसे बढ़ा दिया जाता है? देखो, अगर कोई ऐसी सीधी रेखा है तो इसका डायमीटर कम होगा बजाय कुछ इस तरह की संरचना की। अब इस तरह की संरचना बन रही है तो यहां पर ये पृष्ठ क्षेत्रफल इन्होंने बढ़ा दिया है। इस तरीके से जो है मेसोजोम कैसे बनते हैं? जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनकी इनफोल्डिंग की वजह से मेसोजोम बनते हैं। 3 तरह की इनकी संरचनाएं हो सकती है, लेमिला हो सकती है, वेसिकल हो सकती है या ट्यूबुलर हो सकती है। इसके अलावा फंक्शंस की बात करें तो डीएनए का रेप्लिकेशन यहीं पे होता है, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से होता है, रेस्पिरेशन यहीं से होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ये साइट प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही में ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि एंजाइम्स अपनी क्रियाएं कर सके। अब बात करते हैं पिलाई या फिम्बरी के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो ये होलो होती हैं, होलो होती हैं, छोटी होती हैं संरचना में, साथ ही में नॉन हेलिकल होती हैं, हेलिक्स का निर्माण इनके अंदर नहीं होता है। वहीं बात करें, ये किसी तरह के मोशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती हैं, ये लोकोमोशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, ये पिलीन प्रोटीन की बनी होती हैं। अब इनके मुख्य कार्य क्या हैं? देखो, एक तो इसका कार्य होता है कि ये कॉन्जुगेशन के अंदर भाग लेती है। कॉन्जुगेशन के लिए इनका होना बहुत आवश्यक है। और दूसरा, ये अटैच करवाती हैं सरफेस से, अटैच करवाती है किसको? बैक्टीरिया को, ताकि इनकी पकड़ मजबूत हो जाए। ठीक, ये 2 इसके मुख्य कार्य होते हैं। अब इसके अंदर एक नाम आया है कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन क्या होता है? इसका मुख्य कार्य यही है। इसको अपन समझ लेते हैं कि कॉन्जुगेशन जो है होता क्या है, कैसे ये कार्य करता है। तो देखो, जब 2 बैक्टीरियाज होते हैं, 2 बैक्टीरियाज पास पास आते हैं और कुछ इस तरीके से इनकी पिलाइज जो है ये आपस में जुड़ जाती है। तो पिलाइज अंदर से खोखली है तो एक ब्रिज का निर्माण हो गया है। इस वाले बैक्टीरिया के पास में सेंट्रल डीएनए है, लेकिन जैसा कि अपन ने पहले बात की थी कि बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड डीएनए भी उपस्थित होता है। ये वाला प्लाज्मिड डीएनए यहां पे नहीं है, इस वाले बैक्टीरिया के पास में प्लाज्मिड डीएनए नहीं है। तो ये वाला बैक्टीरिया इस वाले प्लाज्मिड डीएनए को रेप्लिकेट करेगा और इस ब्रिज के थ्रू होते हुए यहां पर डाल देगा। यहां पे पहले से था, ये सेंट्रल डीएनए है, इसके पास सेंट्रल डीएनए और यहां पर ये प्लाज्मिड डीएनए इस वाले बैक्टीरिया ने, बैक्टीरिया ए ने बैक्टीरिया बी को क्या बना के दे दिया है? प्लाज्मिड डीएनए बना के दे दिया है। किसके थ्रू? इस ब्रिज के होते हुए। तो ये ब्रिज कैसे बना है? दोनों बैक्टीरिया की पिलाई के आपस में मिलने से बना है। और इस तरह की क्रिया को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन कहा जाता है। फ्लैजिला के बारे में, तो देखो, फ्लैजिला भी आपकी सेल मेम्ब्रेन से ही निकलती है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से निकलती है फ्लैजिला। और यहां पर देखो कि कुछ विशेष अंतर होता है। अभी जैसे पहले पिलाई के बारे में बात की तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पिलाई उपस्थित होती है, वहीं ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं होती है। अब वैसे ही बात करते हैं फ्लैजिला के बारे में। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया की फ्लैजिला अलग अलग होती है। साथ ही में यह भी ध्यान रखना कि यहां पर जो बैक्टीरियल सेल की फ्लैजिला है वो यूकेरियोटिक सेल्स के बजाय संरचना में भिन्न होती है। फ्लैजिला ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इसका काम क्या है? मोशन के अंदर सहायता करना या मोशन करवाना। ठीक है, अब इसकी संरचना समझ लेते हैं। मुख्य रूप से इसकी संरचना ही अहम होती है। यह है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके ऊपर आ जाती है सेल वॉल और उसके भी ऊपर कौन आ जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। यहां पे एक संरचना बनती है इस तरह की। ठीक है, 4 रिंग बनती है और इन्हीं रिंग से अटैच होते हुए आपकी फ्लैजिला निकलती है और आगे जाके कुछ
इस तरह की संरचना बनी हुई होती है। यह है एल रिंग, यह है पी रिंग, यह है एस रिंग और यह है एम रिंग। ठीक है, ये क्या है? ग्लाइकोकेलिक्स। ये क्या है? सेल वॉल। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्या होता है? एक तो होता है फिलामेंट, ठीक है, ये होता है इसका हुक, और ये वाला जो पार्ट रह गया है, ये चारों रिंग्स जिसके अंदर आ रही हैं, इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। रिंग्स बनी हुई है, ये रिंग्स इसको रोटेट होने में सहायता करती हैं। ये हुक जो है ये इस रोटेशनल फोर्स को कहां पे भेजता है? इस फिलामेंट के पास में भेजता है, जिससे फिलामेंट में मूवमेंट होता है। इस तरीके से इनका कार्य होता है। जैसे समझो कि ये जो रिंग्स लगी हुई हैं, ये रिंग्स क्या करती हैं? एक मोशन, एक रोटेशन पैदा करती हैं, और उस रोटेशनल फोर्स जो पैदा हो रहा है, ये जो रोटेशनल फोर्स बन रहा है, इस हुक के द्वारा इस रोटेशनल फोर्स को आगे की ओर धकेला जाता है, जिससे कि ये फिलामेंट जो है ये हिलता है, और इसके हिलने की वजह से बैक्टीरिया के अंदर मोशन होता है। ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये स्ट्रक्चर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। किसकी है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। वहीं अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें, तो कहा था कि इनमें अंतर होता है। तो यहां देखो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कितनी रिंग्स हैं? पी, एल, एस और एम। लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिर्फ एस और एम, ये दो ही रिंग्स पाई जाती हैं। अब रिंग्स की बात कर लेते हैं। ऊपर वाली रिंग्स ग्लाइकोकेलिक्स में है, उससे नीचे वाली सेल वॉल में है, उससे नीचे वाली ये जो एस रिंग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेरीफेरल स्पेस के बीच में है। ये जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है ना, पेरीफेरल स्पेस, उसके अंदर एस रिंग है, और फिर एम रिंग कहां पे आती है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आती है। तो इस तरीके से अपन ने बात की है बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी संरचना सामान्य तौर पर अन्य कोशिकाओं के समान ही होती है। लिपिड बायोलेयर की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर फॉस्फेट होता है, और लिपिड की दो लेयर्स होती हैं जो फैटी एसिड के रूप में होती हैं। वहीं बात करें, इनके अंदर एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जल स्नेही सिर होता है, वहीं हाइड्रोफोबिक टेल होती है। टेल जो है एक दूसरे की ओर होती है, सिर बाहर की ओर होते हैं, बीच में इनमें प्रोटीन होती है। यही सामान्य संरचना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, ठीक है, और इसी तरह की संरचना पाई जाती है। साथ ही के अंदर जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दृढ़ता प्रदान करने के लिए तीसरी तरह की यहाँ पर लिपिड्स भी होती हैं, जैसे यूकेरियोट्स के अंदर स्टेरोल बोलते हैं, यहाँ पे हेपेनोइड होता है। ये जैसे अगर अपन बात करें, एग्जाम्पल ले तो कशेरुकियों में इस स्टेरोल के रूप में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके अलावा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। इसका कार्य क्या होता है? न्यूट्रिशन करवाना, वेस्ट को बाहर निकालना, साइट प्रोवाइड करवाना। आगे चल के इसी ने क्या बनाया? मीजोजोम बनाया, जिसके अंदर क्या क्या हो रहा था? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, रेस्पिरेशन हो रहा था, सरफेस प्राप्त हो रही थी, और साथ ही के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए साइट थी। वही बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बनाई हुई पिलाइज के बारे में, तो पिलाइज जो है वो होलो होती हैं, नॉन हेलिकल होती हैं, स्मॉल होती हैं, और साथ ही के अंदर पिलाइज जो है ये कॉन्जुगेशन में सहायता करती हैं, या कॉन्जुगेशन करवाती हैं, दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करवाती हैं, और वहीं ये किसी सरफेस से चिपकने में बैक्टीरिया को मदद करती हैं। इसके अलावा तीसरी संरचना बनी है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या काम करवाती है? मोशन का कार्य करवाती है। किस तरह की फ्लैजिला की संरचना होती है कि इसके अंदर एक तो फिलामेंट होता है, एक हुक होता है, और उस हुक के नीचे की तरफ बेजल बॉडी होती है, जिसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो 4 रिंग्स होती हैं, वहीं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 ही तरह की रिंग होती हैं। ऊपर वाली एल और पी वाली रिंग्स यहाँ पर उपस्थित नहीं होती है। इन रिंग्स का क्या कार्य है? ये रिंग्स जो है ये रोटेशनल फोर्स जनरेट करती हैं। ये फोर्स हुक के द्वारा होता हुआ फिलामेंट को ट्रांसफर किया जाता है,
जिसकी वजह से फिलामेंट में मोशन होता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।